अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 FAR 1 लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर 18 का हैंड आउट, कल वाले लेक्चर नोट्स ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क में दिया था। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हाइब्रिड में? ऊंचे हाथ खड़ा किया करें, हाइब्रिड वाले नजर नहीं आता वैसे। ओके, किस किसने नहीं किया अटेम्प्ट? किस किसने नहीं किया? ना माने, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। कोई डिस्पोजल नहीं था, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन था। 5 मिनट के अंदर ये सवाल मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, क्योंकि विदाउट डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल बड़े आराम सुकून से हमने एक कर लिया था। ठीक है, चलें जी। तो लेक्चर 19 है, लेकिन मैं इस वक्त सोल्यूशन कर रहा हूं लेक्चर नंबर 18 के क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1। नाम है इसका कोई? मोइन वाला सवाल। चलें ठीक है। लेक्चर 18 नहीं है, लेक्चर 19 है। अच्छा जी, एसेट अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, बना लेते हैं एसेट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्वेश्चन को थाउजेंड्स में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। रुपीज इन थाउजेंड। रुपीज इन थाउजेंड, इससे टाइम बच जाता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। टारगेट है 2 मिनट में। वैसे शायद डिस्कशन ज़्यादा हो भी जाती है, क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही होती मेरी ना। एंड पे बात हुई थी एक सैटरडे को, तो मंडे को ज़रा दोबारा। वैसे टारगेट 3 मिनट का जो है उसमें पूरा हो सकता है ये सवाल इस वक्त फॉर्मेट बनने के बाद, लेकिन फिर भी कोई डिस्कशन ऊपर हो जाए तो 5-7 मिनट लग जाए, माइंड नहीं करना जी। मिस्टर मोइन हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ लेजर बैलेंस अपीयरिंग इन हिज बुक्स एज ऑन 1 जनवरी 16। एसेट अकाउंट 250, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 180। क्या है जी ओपनिंग डेट? 1 जनवरी 2016। ब्रॉड डाउन 250, 1 जनवरी 16। ब्रॉड डाउन 180। नेक्स्ट, फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस 1 अप्रैल 16 और 1 जून 17, अलग अलग साल में। ठीक है, ज़रा अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहला एडिशन 1 अप्रैल 16 को 40 का है। एंट्री बोलें, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1/4/16। ठीक है, बस कहानी खत्म। ठीक है, अब सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है हमने। एसेट अकाउंट हमारा क्लोज हो सकता है, एक्यूमुलेशन भी क्लोज हो सकती है। डिस्पोजल तो कोई सवाल में है नहीं। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 जी। ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन ओपनिंग एसेट्स। डिस्पोजल है नहीं। अच्छा, हो भी ना तो आपने वो लिखना पर्चे में छोड़ देना, बस ऑन ओपनिंग एसेट्स लिख दिया, वो काफ़ी है। डिस्पोजल हो तो माइनस कर देना, नहीं हो तो नहीं करेंगे। फिलहाल तो हम लिखेंगे, सीख रहे हैं ना आजकल के दिनों में जी। स्ट्रेट लाइन मेथड चलता था, तो यहाँ पर आया करती थी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ और हम उस पर लगा देते थे रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया तो हमने कहा था कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में चूंकि ओपनिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो एसेट साल के शुरू में हमारे पास पड़े हैं। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? जो पिछले साल से चले आ रहे हैं, यानी ये इनका पहला साल नहीं है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर फिर हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो लाजमी WDV पे रेट लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब जो पहली चेंज हमने कल देखी थी इस मेथड में, वो ये था कि यहाँ पर हमने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ली। ठीक है, ओपनिंग WDV, ओपनिंग बुक वैल्यू। अब ये ओपनिंग बुक वैल्यू निकाली कैसे थी? देखें, बुक वैल्यू किसी भी दिन निकालनी हो तो क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस
उस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। अब हमें ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए, तो ओपनिंग डेट पर यकम जनवरी 16 में बुक वैल्यू चाहिए, तो यकम जनवरी 16 पर कॉस्ट को पकड़ लेंगे 250 है, और इसी दिन इस दिन तक की डेप्रिसिएशन 180 है, इन दोनों को नेट करेंगे तो इस दिन तक की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो फिर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकालनी है तो 250 माइनस 180 करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, इंटू 20%, आंसर इज 14। ठीक है, 1000 में कर रहा हूँ सवाल, मैंने ऊपर ₹1000 लिखा भी नहीं है, वर्किंग है ना, यहाँ से फिगर 14 निकल के जहाँ जानी है वहाँ तो ऊपर लिखा हुआ ना ₹1000। ठीक है, सही हो गया। चलिए, और एडिशन है तो ऑन एडिशन, एडिशन एक ही है और एडिशन पर मजबूरी है, पहला साल है इसका, तो WDV कॉस्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इंटू 20% इंटू 9/12, 6000, तो 6 लिख लिया। डिस्पोजल नहीं है, चलो जगह तो बना के रखते हैं ना अगले सालों के लिए, मैं कौन सा बार बार फॉर्मेट बनाऊंगा। अच्छा जी, तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया फॉर द ईयर 20। ये 20 की एंट्री बोलिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वर्किंग 1, 31 दिसंबर 16, साल खत्म। तो 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग बैलेंस एसेट अकाउंट का आ रहा है 290, 31 दिसंबर 16 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 200। कहानी खत्म। अब एक्सट्रैक्ट्स भी मांगे थे पर मैं नहीं बना रहा। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर क्या जाएगा, क्लोजिंग 290 एसेट का और क्लोजिंग 200 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और बुक वैल्यू 90 आ जाएगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा फॉर द ईयर, वो है 20, यहाँ से भी उठा लो या वहाँ से उठा लो। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है एक्सट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, अगला साल शुरू होता है एडिशन से नहीं, ओपनिंग से, यानी कि सबसे पहला काम अगला साल शुरू करना है तो क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बना लेना है। तो यकम जनवरी 17 पर ब्रॉड डाउन, मेरे चांद 1 जून 17 पे एडिशन है। पहले मैं ये तो कह रहा हूँ कि एडिशन से सवाल शुरू नहीं होगा हमारा, पहले सबसे पहले पिछले साल के क्लोजिंग को ओपनिंग बनाना है। तो यकम जनवरी 17 पे एसेट अकाउंट का ओपनिंग 290 आ गया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 200 आ गया। अब यहां से आगे सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ इस साल में, फिर एडिशन हुआ यकम जून 17 पे 90,000 का, एंट्री बोल दें एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम जून 17 पर, कोई डिस्पोजल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। अब ये देखें पर्चे में क्या किया करेंगे, तो ये तो सीखने के दिन है ना, याद कर रहे हैं चीज़ें, अंग्रेजी में फॉर्मूले लिख रहे हैं, पहले ओपनिंग WDV लिखा, रेड करके लिख दिया, फिर WDV को कैसे निकालते हैं वो लिख लिया। पर्चे में इतना टाइम थोड़ा ही होता है ना, इतना कुछ लिखने की जरूरत होती है। सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे हम ऑन ओपनिंग एसेट्स और सोचेंगे मेथड कौन सा है। अगर तो मेथड स्ट्रेट लाइन है तो ओपनिंग कॉस्ट एसेट के अकाउंट से उठाएंगे और उस पर रेट लगा देंगे, और अगर मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस तो फिर ओपनिंग WDV बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल उठाएंगे, यहाँ से 290 आ रही है, पिछले वाले को नहीं पकड़े रखना, अब इस साल के एंड पे खड़े हैं तो इस साल के स्टार्ट की बुक वैल्यू चाहिए जिसको डेप्रिसिएट करना है। ठीक है, तो 290 माइनस 200 करेंगे तो यकम 17 वाले साल की बुक वैल्यू आ जाएगी। यानी कि देखो ना, मैंने कल भी शायद ये दिखाया था सवाल आपको, ये देखें, ये मैंने कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आप यकम जनवरी 16 वाली कॉस्ट को डेप्रिसिएट कर रहे हो 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर, तो उस यकम जनवरी 16 वाली कॉस्ट पे रेट लगाया, डेप्रिसिएशन आ गई और ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 16। अब आपने 31 दिसंबर 17 पर डेप्रिसिएट करने की जब सोची तो फिर बुक वैल्यू कौन सी पकड़ी, वही 31 17 पे कोई बुक वैल्यू थोड़ी पड़ी है, उस दिन तो बुक वैल्यू बनानी है हमने। तो फिर आपने क्या किया, ये देखो 31 दिसंबर 16 का मतलब अकाउंटिंग के अंदर यकम जनवरी 17 भी तो होता है, 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग यही यकम जनवरी 17 का ओपनिंग होता है। ठीक है ना, तो हमने 31 दिसंबर 17 में खड़े होकर जब डेप्रिसिएशन निकालनी थी तो हमें पिछले साल का क्लोजिंग बुक वैल्यू उठाना पड़ा डेप्रिसिएशन करने के लिए। ठीक है ना, तो अब यूं समझ लें हम 17 के साल में जब खड़े हो तो हमें 17 के साल के एंड पे डेप्रिसिएशन निकालते हुए 17 के साल के एंड वाली बुक वैल्यू चाहिए, 17 के साल के पहले दिन की चाहिए ना, कि 31 और 17 पे खड़े हैं लेकिन बुक वैल्यू कौन सी उठा रहे हैं, 31 दिसंबर 16 वाली, जिसका मतलब यकम जनवरी 17 भी होता है। ठीक है ना,
तो कहाँ गया ये, अच्छा ठीक है, तो हम थे इधर, हमें क्या चाहिए होती है जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, क्योंकि मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। अब 17 वाले साल में ओपनिंग बुक वैल्यू यकम जनवरी 17 पे मिलेगी ना, तो ओपनिंग बुक वैल्यू यकम 17 के निकालने के लिए यकम जनवरी की 17 की कॉस्ट में से यकम जनवरी 17 तक की एक्यूमुलेशन को माइनस कर देंगे। कोई नहीं अंग्रेजी लिखनी, पर डायरेक्ट यहां पर लिखो 290 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस 200 ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल। जो भी आता है वो बस आ गया ना, कैलकुलेटर पे आ जाएगा, उसको 20% से मल्टीप्लाई करें, 18 सही हो गया। उसके बाद ऑन एडिशंस, एडिशन कितने, एक ही है 90, इसको 90 पर ही रेट लगेगा पहला साल जो है, ठीक है, इंटू 20% इंटू यकम जून को आया है तो 7/12 जी 10.5 थाउजेंड में चल रहे हैं जी, तो आंसर आ गया 28.5 जी। एंट्री बता दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, वर्किंग वन। ले जी 31 दिसंबर 17 पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 380 एसेट अकाउंट का, और 31 दिसंबर 17 पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 228.5 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगले साल की बैलेंस शीट में क्या जाएगा, 380 का क्लोजिंग एसेट, 228.5 की क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट करके इसकी बुक वैल्यू शो कर देंगे। और 2017 की इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, 28.5 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी, कितने बच्चों का बिल्कुल यही आंसर था, कितनों की गलती हो गई। हाइब्रिड में कितने बच्चों का यही आंसर था, हाथ खड़ा नहीं करते हाइब्रिड वाले, देख रहा हूँ तुमको जी, कितनों की गलती थी, हाथ खड़ा करें गलती वाले इस क्लास में। हाँ क्या गलती हुई, कैलकुलेशन 6 मंथ ले लिया, कोई गलती नहीं है, ये थोड़ा ध्यान की जरूरत है। और किसकी गलती हुई भाई, ओपनिंग कॉस्ट पे, हाँ ये गलती है, ये सीरियस गलती है, क्योंकि मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस, यही तो फर्क करना था। और जी और किसकी गलती है, इधर से सबका आंसर सही है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है जी। चले जी, अब आपको ये पहला सवाल मैं करवाता हूं, ये मैं करवा देता हूं, उसके बाद अगला सवाल आप करके दिखाएंगे मुझे, फिर जाहिर है ये भी मैं सॉल्व कर दूंगा बाद में। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और डिस्पोजल आ जाता है तो फर्क क्या क्या आएगा जो स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्पोजल पढ़ा उससे। पहली चीज, यहां पे वर्किंग वन करते थे, वर्किंग वन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर शॉर्टकट थी। क्या मतलब, हर साल हम कहते थे जी हर साल डेप्रिसिएशन तो बराबर ही है, ठीक है, तो एक साल की डेप्रिसिएशन निकालें और उसको लाइफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसकी एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्यों कहते थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन बराबर है। जैसे मिसाल के तौर पे इस एसेट की हमें 4 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए हो, ठीक है, तो कैलकुलेटर उठा के आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 100,000 माइनस 10,000 इंटू 25%, ये जी एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई, 4 साल गुजारे हैं, इंटू 4 करेंगे, आपके पास ये 90,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, टोटल करके देख लें, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर चूंकि डेप्रिसिएशन हर साल बराबर होती थी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालते हुए हम एक साल की डेप्रिसिएशन निकालकर मल्टीप्लाई कर देते थे, उसको जितना अरसा उसने हमारे पास गुजारा उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन आ जाती थी। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आप अगर गौर करें तो हर साल डेप्रिसिएशन डिफरेंट है। जब हर साल डेप्रिसिएशन डिफरेंट है तो फिर क्या एक साल की डेप्रिसिएशन निकालकर उस पर टोटल लाइफ मल्टीप्लाई करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। कैसे निकाल सकते हो तुम सोच रहे हो कुछ पीछे से, ये बात क्या समझ नहीं आई, बोल पूछो, छोड़ दो यार, मैंने कह दिया, समझो होगा, ठीक है ना। अच्छा क्या वैसे क्या करना चाह रहे थे, कुछ 10,000 नहीं बनना चाहिए, 90,000 बनना चाहिए, 10,000 कैसे, अच्छा ठीक है डन हो गया जी वो बोलते मैं आगे आ गया था, ठीक है ना। इधर क्यों हम शॉर्टकट लगा लेते थे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल बराबर होती थी, तो एक साल की डेप्रिसिएशन निकाली, मल्टीप्लाई किया, लाइफ से काम हो गया। यहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हर साल डिफरेंट है। देखो तो कैसे मुमकिन है कि मैं एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दूं लाइफ से। तो इसका मतलब पहली चेंज नजर आएगी वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालने की वर्किंग में आएगी। वहां पे शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन में लगा लेते थे, वेव्स लगी हुई थी, किल कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वो वेव्स नहीं लगी हुई, यहाँ पे मौजें नहीं मार सकते, यहाँ पे आपको डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक की। आपको इसका शॉर्टकट भी बता दें, अभी मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना, इसको डिटेल वर्किंग से ही करेंगे हम, ठीक है।
एक फर्क ये लग जाएगा। दूसरा फर्क ओपनिंग स्ट्रेट लाइन मेथड में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करते थे। मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ तो यहां पे हमने क्या कर लिया, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। अब बुक वैल्यू में से कॉस्ट तो नहीं ना निकाली जा सकती। अगर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल यहां पे लिखी है तो डिस्पोजल की भी ओपनिंग बुक वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी यहां से। ये दूसरा फर्क आ जाएगा, करके देखते हैं, अभी तो सवाल करवाऊंगा। तीसरा फर्क क्या आएगा, डिस्पोजल की जो डेप्रिसिएशन निकालते थे वो कॉस्ट के ऊपर ही रेट लगा देते थे। यहां पे वो नहीं करना क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है और डिस्पोजल वाला एसेट पुराना चला आ रहा है तो उसका सब्सिक्वेंट ईयर है, तो जो बुक वैल्यू यहां से माइनस करेंगे उसी को नीचे रख के डेप्रिशिएट करेंगे। टोटल ये 3 डिफरेंसेस हैं। बाकी एसेट के अकाउंट्स का फॉर्मेट भी वही है, ओपनिंग क्लोजिंग वैसे ही लिखे जाते हैं, एडिशन डिस्पोजल की एंट्रीज वही हैं, स्टेप्स वही हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज 100% सेम। देखो ना यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, देखो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने कहा था देखो ये स्ट्रेट लाइन मेथड और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दोनों एक जैसे फॉर्मेट पे हैं। मेथड कहां पड़ा है फिर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फर्क, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो मेथड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कहां पड़े अगर फॉर्मेट सेम है। तो ये देखो ये येलो स्ट्रेट लाइन मेथड है और वो ग्रीन रिड्यूसिंग बैलेंस, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में फर्क है, वरना तो फॉर्मेट यहां पे भी सेम था। तो ये कह रहा हूं कि बाकी सब कुछ सेम रहना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के अंदर फर्क है, ठीक है। चलो तो करते हैं जी आज पहला सवाल डिस्पोजल अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस का, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। एक ही सवाल है, एक ही सवाल है बच्चों। नाम है जी इस सवाल का कोई, रहमत है, चलो रहमत ही बनाए सवाल को, आप प्लीज रहमत में बनाए। ओके क्वेश्चन नंबर, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। रहमत हमारे भाई लेके जाएंगे। फॉलोइंग बैलेंस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन यकम जनवरी 12। एसिड का ओपनिंग है 900 और अक्यूमुलेशन का ओपनिंग है 200 हजार, ठीक है ना। तो यकम जनवरी 12 ब्रॉड डाउन एसिड अकाउंट का 900, यकम जनवरी 12 अक्यूमुलेटेड एक्शन का ब्रॉड डाउन 200, ठीक है। कोई फर्क नहीं आया, जहां पे फर्क आएगा पता लग जाएगा आपको। जिन्होंने प्रैक्टिस की जाके स्ट्रेट लाइन वाले सवालों की, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की स्ट्रेट लाइन वाला मेथड उनको पक्का हो चुका, डिस्पोजल भी देख चुके। अब रिड्यूसिंग बैलेंस में वो सिर्फ फर्क तलाश करेंगे। तो जिन्होंने नहीं किया वो पहले उधर उलझे होंगे, फिर इधर उलझे होंगे, उनको मिक्स हो रहा होगा। साथ साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा पूरी अकाउंटिंग में, ठीक है। एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन यकम अगस्त 2012। एंट्री बताएं एडिशन की। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट किस दिन जी, 1/8/12, ठीक है। नेक्स्ट कहता है फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 एज ऑन यकम अप्रैल 9। हम इस वक्त 12 में खड़े हैं, 2009 के अंदर वो कह रहा है कि एक एसेट जिसकी कॉस्ट उस वक्त 80 थी, जाहिर है जब खरीदा कॉस्ट उसी वक्त की होती है ना। एक एसेट हमने यकम अप्रैल 9 को खरीदा था, कॉस्ट थी उसकी 80, हमारे साल 12 में 30 जून वाले दिन बिक गया 45,000 का, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो सवाल मुकम्मल कर दो, हमने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, डिस्पोजल है तो डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी भी जनरल एंट्री भी कर लेंगे, आज जनरल एंट्री भी कर ही डालनी है। अगला सवाल करने से पहले मुझे बता, मुझे कहना है एंट्री करवाएं, ओके लाजमी। तुमने याद कराना है, तुमने ऐनक वाले, हाँ याद कराने वाली मशीन जी। डिस्पोजल अकाउंट जी, स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट है, 80 की, 80 है तुसी, अच्छा जी। एसेट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, तो डिस्पोजल अकाउंट को फिर क्या कर देंगे। अब चूंकि ये रिक्वायरमेंट है इसलिए इसके ऊपर भी लिखो रुपीज इन थाउजेंड्स, रिक्वायरमेंट में है ना ये, रुपीज इन थाउजेंड जी। तो 80 से डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दो, यहां लिखो एसेट अकाउंट 30 जून 12, यहां पे लिखो डिस्पोजल अकाउंट और 30 जून 12। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2 we will debit the accumulated depreciation account with accumulation of disposal from date of purchase till date of sale, और इसको क्रेडिट कर देंगे
डिस्पोजल के अकाउंट में, पर मसला ये है कि ये कैलकुलेशन से निकलने वाली फिगर है, तो हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 30 जून 12 डिस्पोजल। तो फिर वर्किंग नंबर 1 हम करते हैं जी, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालने के लिए। साथ ही हैं, हाँ बस साथ साथ नोट न करें, साथ ही रहें। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1 हम करने लगेंगे आज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अब चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसलिए शॉर्टकट नहीं लग सकता हमें। ये जो भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मेट दिखाया था वर्किंग वाला, जो कल किया था सवाल, ठीक है, हमें वो तफसील वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तैयार है? किस दिन एसिड खरीदा था? यकम अप्रैल को, 1 अप्रैल 2009 को हमने ये एसिड खरीदा था। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? 80। ठीक है, पहला ईयर एंड आया होगा 31 दिसंबर 2009 पर। तो डेप्रीसिएशन 80 इंटू 10% इंटू यकम अप्रैल को आया है 9/12 जी। 6 डेप्रीसिएशन आ गई 74 बुक वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक काम कर लें यार, राउंडिंग थोड़ा सा करें, मैं खुद ही करवाता हूँ ताकि ये चाका भी आपका उतरे। ठीक है ना? 31 दिसंबर 9। अब 31 दिसंबर 10 पे जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 31 दिसंबर 10 पे, तो डेप्रिसिएशन निकालते हुए 80 की कॉस्ट पर नहीं रेट लगाना है, बल्कि 74 पर रेट लगाना है। आंसर आता है 7.4। 7.4। मैं इसको राउंड करना चाह रहा हूँ, पॉइंट खत्म करना चाह रहा हूँ। क्या करूँ? 7.4 है ना, तो इसको 7 पे ले आओ, और अगर 7.5 होता तो इसको 8 पे ले जाते। ठीक है ना? 7.5 और उससे ऊपर 7.5 भी उसमें शामिल है। 7.5 या उससे ऊपर तो राउंड अप कर दिया करो, नहीं तो राउंड डाउन कर दिया करो। तो राउंड डाउन कर दिया जी हमने, लिख लिया यहाँ पर 7। इजाजत है ये 7.4 लिखूँ? चलेगा ना जी? चलाना ही है इसलिए तो बता रहा हूँ जी। 67 बुक वैल्यू किस दिन की जी? 31 दिसंबर 10। अब हमारा साल 12 का है ना, अभी दूर है। 31 दिसंबर 11 पर फिर डेप्रिसिएशन निकालोगे, और अब 67 पर 10% लगेगा, तो 6.7 बनता है। राउंड करो 7, 8 कैसे जी? 6.7 को राउंड अप करोगे तो 7 बनाओगे ना। आप कहोगे दोनों एक जैसे आ गए, कोई बात नहीं भाई। आप कहोगे जी एग्जामिनर गलत कर देगा, ये 6.7 था और ये 7.4 था, आपने तो गलत कर दिया, एग्जामिनर गलत कर देगा। नहीं, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, एग्जामिनर इसको देखेगा। 74 का 10% इसने दिया है और फिर राउंड किया है, तो ये बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे फेल होने के तरीके नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को बेटा, ठीक है ना? आप ऐसा करो ऐसा करो, वो तरीके बता रहा हूँ जिससे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कैसे ऐसी बात आपको बता सकता हूँ यहाँ पे जिससे आपने फेल होना? तो एग्जामिनर क्या देखेगा? 74 इंटू 10%, ये लिखना है आपने, ये लिखना है। जब ये लिख देंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको नंबर पूरे मिलेंगे। राउंड करने से टाइम बच जाता है। ठीक है, सही है जी। 60 आ गया बुक वैल्यू 31 दिसंबर 11 की। अब 12 वाले साल में ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पर फिर डिस्पोजल की डेट डालो 30 जून 12। डेप्रीसिएशन निकालनी है 60 इंटू 10%, लेकिन 6/12 कर दो क्योंकि पूरे साल इसमें डेप्रीशिएट नहीं होना। आंसर आ गया 3 और बुक वैल्यू आ गई 57। यहाँ पे एसेट की जिंदगी तमाम होती है, तो इस वर्किंग को यहाँ पर रोक दो। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर उठा लो। हमें चाहिए क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की। इधर देखो सारे, ये क्या है? डेट ऑफ परचेज। ये क्या है? डेट ऑफ सेल। इसके दरमियान जितनी भी डेप्शन है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, वही ढूंढने निकले हैं ना। अब इसके दरमियान 1 2 3 4 डेप्रीसिएशन आ रही हैं। जरा कैलकुलेटर पे ऐड करो इनको। 6 + 7 + 7 + 3 कितना आता है जी? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गई 23। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, 7 साल 8 साल 10 साल की वर्किंग करनी पड़ जाती है, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन को ऐड करने बैठ जाओ, कितना टाइम ज़ाया होगा। तो इस एक्यूमुलेशन को निकालने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट यूज़ किया जा सकता है। मुझे ये बताओ
बुक वैल्यू या WDV निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाया था पहले या दूसरे दिन, पहले दिन जिस दिन ये टॉपिक पढ़ रहे थे गालिबन उस दिन हमने देखा था कि बुक वैल्यू या WDV कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। ठीक है, ऊपर बुक ला देना, ये मैं करूँ एंड तक लिखा रहे जी। बुक वैल्यू कैसे निकलती है जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं इस वक्त बुक वैल्यू में अब इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं इस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। तो इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर लें। ठीक है, एक्यूमुलेटेड को इस तरफ ले आए, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो हम कॉस्ट माइनस बुक, और ये लॉजिकल भी है बात, अगर कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करें तो फर्क क्या है, जितना डेप्रिशिएट हुआ आज तक। ठीक है, अब हमें सवाल में कॉस्ट भी पता थी और वर्किंग जिस तरतीब से की, हमारे पास बुक वैल्यू भी आ गई डिस्पोजल डेट की, तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन 23 इस तरह से निकाल के। ठीक है, तो ये वाली वर्किंग हम यूज किया करेंगे। अब आप कहोगे इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं हम, पहले इतना कुछ लिखा फिर ये, तो वो आसानी से 4 ऐड ही कर लेते। भाई पर्चे में कौन ये सारी अंग्रेजियां लिखेगा, पर्चे में पता है आपने क्या करना है, बस ये याद रख लेना कि एक्यूमुलेशन कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपने आकर लिखना है, जब ये वर्किंग पूरी होनी है, पूरी होनी है वर्किंग, यहाँ पे आपने लिखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और कैलकुलेटर के ऊपर 80 माइनस 57 करना है और यहाँ पे 23 लिखना। ठीक है, जो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत जोर की तकलीफ हो रही है कि नहीं ये कैसे, तो मैक्सिमम ये करोगे 80 माइनस 57 भी उसको लिख के बता दो। ये नहीं ऐसे पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखना है फिर ड्राइव करना है फिर ये, बस ठीक है, तो इस तरह से टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन ये सिखाने के लिए जरा मैंने पूरी बात कर दी। ठीक है ना, ये 23 ऐसे निकाला है, ना कि ऐड करते हैं। ओके ठीक है, चलिए। अच्छा जी, हम इसी फिगर की तलाश में थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल आ गई है जी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। ये स्टेप 2 असल में निकले थे, लेकिन भूल ही गए कि क्या करने निकले थे। स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। डेबिट हुआ उधर तो क्रेडिट कर दो डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक, स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो कैश आया है, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कितना कैश आया, 45। इधर ये जी बैलेंसिंग फिगर, हर सवाल में इधर रखा हुआ ताकि आपको याद हो जाए कि डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे गेन आता है, ताकि एकदम से किसी दिन डेबिट साइड पे पीएनएल लिखा हो, वो ये डिफरेंट, हाँ ये फिर गेन होगा। इधर लॉस आता है भाई हमेशा। चुप करके बैठे हैं, बोल नहीं रहे, समझा के भेजा था। 30 जून 2012 प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर 12। ठीक है जी, इसका मतलब अभी तक स्टेप्स में कोई फर्क नहीं आया, एसेट अकाउंट एक्यूमुलेशन अकाउंट में कोई फर्क नहीं आया, एंट्री वैसे ही हो रही हैं, सिर्फ जो है जी बेहतर, सिर्फ और सिर्फ इस वर्किंग के अंदर फिलहाल तक चेंज आया है, अभी तक और चेंज नहीं आया। ठीक है, अब क्या रह गया भाई, डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन रह गई है। चलो अब चेंज क्या आई है जी आज, ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। देखें मैंने आपको कहा कि एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिखने की आपको जरूरत नहीं है पर्चे में, बस लिखो ऑन ओपनिंग एसेट्स। अगर डिस्पोजल हैं तो माइनस करके ऐसे निकाल लो, नहीं है तो माइनस किए बगैर। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा होता है पर्चे में, 1 सेकंड कीमती होता है पर्चे में। ठीक है, बहरहाल फिलहाल तो हम सीख रहे हैं चूंकि, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करेंगे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ओपनिंग बुक वैल्यू में से कॉस्ट नहीं निकालनी, ओपनिंग बुक वैल्यू में से ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू जो चीज यहां पड़ी है वही माइनस करोगे। ठीक है ना, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस कर दे और रेट लगा देना। ठीक है, और सही है। अच्छा जी, अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकालना मुश्किल है, अभी तो सवाल करके आ रहे हैं भाई, मैं हफ्ते को भी कराया था, फिर आज भी करा दिया आपको। ठीक है जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकलेगी 900 माइनस 200, कोई 700 भी लिखेगा ना वो भी सही है, वो भी सही है, परिचय में उसको भी नंबर मिलेगा, बेहतर है आप कर दो ये। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल कैसे निकली, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल। लेकिन इसमें से हमने माइनस क्या करना है जी, जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू, तो माइनस कर देंगे 57, और ये गलती 95% बच्चे कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास यकम जनवरी 12 की कॉस्ट माइनस यकम जनवरी 12 की एक्यूमुलेशन करने से यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू आई है। हम यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं 30 जून 12 वाली बुक वैल्यू, ये तो गलत है। जो चीज इसमें पड़ी हुई है 700 में वही माइनस करनी चाहिए ना,
ठीक है, तो ये गलती 57 उठाने वाली 95% बच्चे कर दिया करते हैं पर्चे में। अब उसका हल आपको बताने लगा क्या किया करेंगे। आप हमेशा जब वर्किंग पूरी हो ना, तो ये लास्ट बुक वैल्यू है ना, इससे एक बुक वैल्यू पिछली पर आप जिस साल, मतलब आपका साल शुरू हो रहा है, जिस साल में डिस्पोजल हो रहा है, आप अपने साल की स्टार्टिंग डेट लिख लिया करो, यकम जनवरी 12। देखो ना, 31 दिसंबर 11 का मतलब यकम जनवरी 12 भी तो होता है, तो ये लिख लो, फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर ये गलती का चांस नहीं रहेगा। ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आया? ये 60, ये यकम जनवरी 12 क्यों लिखा है, ये पूछ रहे हो? भाई 31 दिसंबर 11 पर ये 60 है, तो यकम जनवरी 12 पर भी यही 60 ही होना है ना, अगले दिन का ओपनिंग बन जाएगा। अब मैं ही कह रहा था कि यकम जनवरी 12 का, यकम जनवरी 12 का ओपनिंग कॉस्ट का बैलेंस उठाते हो आप, ये, और यकम जनवरी 12 की आप अक्यूमुलेटेड एक्शन ओपनिंग उठाते हो, तो आपके पास बुक वैल्यू यकम जनवरी 12 की आती है। अब यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू में से आप 57 माइनस करो, तो ये तो गलत है, क्योंकि 57 तो यकम जनवरी 12 का है नहीं, वो तो 30 जून 12 का है। तो यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू कितनी है, वो एक पीछे और स्टेप, ये 31 दिसंबर 11 का मतलब यकम जनवरी 12 भी तो होता है। अभी तो मैंने आपको दिखाया था वहां पर उस सवाल के अंदर, ठीक है ना। ईयर एंड की बुक वैल्यू अगले साल के पहले दिन की बुक वैल्यू भी तो वही है। चले, तो इसका मतलब यहां पे आपने क्या लेना है, 60 माइनस करेंगे 60, सॉरी ब्लू जरा कम नजर आता है इसलिए माइनस करेंगे 60, और इसके साथ लिख दो बेशक वर्किंग 1। तो ये वो एक वजह है जिस वजह से मैंने दूसरे दिन आपको कहा था वर्किंग 1 पहले करना शुरू कर दो, वरना पहले दिन जब आपको ऐसे अकाउंट बनाना सिखाया था, डिस्पोजल जिस दिन आया था, तो मैंने पहले ये वर्किंग की थी, फिर अकोमोडेशन निकाली थी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर मैंने आपको उस दिन ये कहा था कि भाई आइंदा से आपने क्या करना है, वर्किंग 1 इसको क्या करना है, अकोमोडेशन को, और वर्किंग 2 डेप्शन एक्सपेंस को। और मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन में तो कोई मसला नहीं, अगले मेथड में जाके आपको ये तरतीब हेल्प करेगी। तो पहली फिगर आज वहां से मिल गई हमें। अगर हमारी ये वर्किंग पहले ना हुई होती तो ये 60 की फिगर हम ना निकाल सकते, तो अल्टीमेटली वर्किंग करनी पड़नी थी। तो तरतीब ही ऐसी बना ली हमने कि पहले हम वर्किंग 1 एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल करते हैं। इसमें से एक और फिगर भी मिलेगी इंशाल्लाह, हमें हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है, समझ आती है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस किया ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ये 57 नहीं लेना, ये गलती नहीं करनी, ठीक है, एक स्टेप पीछे। ओके ओके जी। अब ये जो बच गए हैं इन पर कितना रेट है, 20% है, 10% जी, 64, खुल के बोला करो यार, 64। तो उसके बाद क्या है जी, एडिशन, एक ही एडिशन है, एडिशन कितना है जी 90 का, इस पे तो 90 भी रेट लग रहा है ना, ठीक है, 90 इंटू 10%, यकम अगस्त को आया तो 5/12, तो 4 कर लें, 3.7 है ना, राउंड अप करो, 4 कर लो, ठीक है। उसके बाद ऑन डिस्पोजल, आज डिस्पोजल भी आ गए। अभी तो देखो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर हम ये जो माइनस करते थे वो कॉस्ट होती थी, ऐसे ही है। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, कॉस्ट पर रेट लगना होता था, तो हम उस कॉस्ट को लेकर जाके यहाँ पे डेप्शिट कर देते थे। आज मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस है। रिड्यूसिंग बैलेंस हमें चाहिए क्या होती है, डेप्शिट के लिए सब्सिक्वेंट बुक वैल्यू, तो यही बुक वैल्यू निकाल कर इधर ले आते हैं, ठीक है, क्यों नहीं। एक मिनट, ये बुक वैल्यू नहीं आएगी तो कोई और फिगर आएगी, ये बताओ कौन सी फिगर आएगी, 57। मेरे चांस 57 तो डेप्रिशिएट होकर वहां तक पहुंची हुई है, ठीक है। ये 3 रुपए की डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है, मैं उसकी कैलकुलेशन करने लगा हूं अब, ठीक है। देखो अभी देखो ओपनिंग बुक वैल्यू, यानी ये इस साल की डेप्शन यहां पर डलेगी तो यहां से माइनस होनी है ना। ये वो पहला लेक्चर जो आपको मैंने करवाया था, पहले डेप्शन एक्सपेंस, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये तो मजबूरन हमें पहले वो काम करना पड़ रहा है क्योंकि वर्किंग के अंदर चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो डेप्शन एक्सपेंस तो पहले निकालो, 60 बुक वैल्यू है इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आता है, 3। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है, वो ये कि हम बेवकूफ थोड़े हैं कि हम बार बार एक ही काम करते रहे। ये 3 ये किया तो हुआ है, ये वर्किंग सेम वही है, देखो 60 इंटू 10% इंटू 6/12, तो दोबारा ये लिखकर टाइम ज़ाया नहीं किया करेंगे, हम यहाँ पे लिख दिया करेंगे वर्किंग 1, रेफर कर देंगे वर्किंग 1, ठीक है ना। तो ये काम से भी हम बच जाया करेंगे, ओके। तो इसलिए मैंने कहा था पहले ये वर्किंग किया करना। 2 फिगर्स हमें वहां से मिला करेंगी, एक ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, यहां से माइनस करेंगे, और दूसरा जिस डिस्पोजल की ओपनिंग बुक वैल्यू जो इतना अरसा इस्तेमाल हुआ इस साल, वो जो डेप्शिट होना है वो भी कैलकुलेट हुआ पड़ा होगा, एज इट इज फिगर उठाकर वो भी यहां पर लिख दिया करेंगे, ठीक है, सही है। टोटल बता दीजिए 71, बोलो एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये वर्किंग 2 है, ये 31 दिसंबर 2012 की डेप्रिसिएशन, ठीक है।
जी एसेट अकाउंट 31 दिसंबर 12 पर क्लोजिंग क्या बता रहा है? 910। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 248। नोट करें और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्या लें आपके ख्याल में, क्या लेना चाहिए? 57 क्या है, किस दिन की डेट बोलें? 30 जून 12 की बुक वैल्यू है। और जो 900 माइनस 200 करके 700 आना है वो क्या है? क्या ओपनिंग बुक वैल्यू है, किस दिन की बुक वैल्यू है? यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू में से सारे एसेट्स की, यकम जनवरी 12 के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू में से आपने डिस्पोजल की भी यकम जनवरी 12 की ही बुक वैल्यू माइनस करनी है ना। आप सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू यकम जनवरी 12 की ले रहे हैं और उसमें से डिस्पोजल की बुक वैल्यू 30 जून 12 वाली माइनस कर रहे हैं, तो फिर तो गलत है। ठीक है ना? तो लाइक जी क्वेश्चन हाइब्रिड वालों क्वेश्चन गुंजाइश नहीं बचती वैसे आमतौर पे हाइब्रिड और ऑनलाइन वालों के लिए। जब फिजिकल वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है नॉर्मली। ठीक है ना? बहरहाल फिर भी क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन नहीं करना, इसका मतलब ये है कि जरा ऑनलाइन वालों को मैं सली दे रहा हूँ। और नॉर्मली होता भी ऐसा ही है, जूम सेशन के अंदर मिलते हैं बच्चे तो कोई खास सवाल नहीं होते बच्चों के पास, थोड़े बहुत सवाल ही होते हैं। असल में तो मसला यही है कि सवाल उस दिन पैदा होते हैं जिस दिन आपको होमवर्क दिया जाता है। सवाल तो उस दिन पैदा होते हैं, अगले दिन तो सबके जवाब मिल जाते हैं। जैसे आज एक्सचेंज जाते जाते छेड़ के भेजूंगा, फिर आप उसको ट्राई करेंगे, फिर आप उसको ट्राई करने के बाद सवाल जन्म लेंगे और वो अगले दिन जाहिर सी बात, देखो ना अभी तक मैंने देखो हफ्ते वाला काम ही किया। अभी तक हफ्ते को जो काम करवाया था वही काम ही किया मैंने अभी तक। अभी पिछला सवाल तो वही था ना, तो उससे अगले सवाल के अंदर छोटी सी चीज ऐड की है बस, डिस्पोजल आ गया बस। हाँ जज़ाकल्लाह भाई, तो होर की करना है था तो भूल गए थे, मान लो गलती मान लेनी चाहिए। चलो कोई बात, खैर जो गलती मान ले तो उसको माफी भी होती है और उसको सही करने का अल्लाह मौका भी देते हैं खुद को। अच्छा जी, डिस्पोजल अकाउंट ने क्या मकसद पूरा किया था आपका? गेन लॉस निकाल के दिया था। यही गेन लॉस हम डिस्पोजल जर्नल एंट्री लिखकर भी निकाल सकते हैं। और जर्नल एंट्री इज वेरी 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 आसान। जर्नल एंट्री इज बोलो वेरी 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 आसान। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल में आपको सिखाने लगा हूं, और मैंने सिखाने नहीं लगा, मैं सिखा चुका हूं। तब्दीली आ नहीं रही तो एंट्री सिखाने नहीं लगा, एंट्री सिखा चुका हूं। जो मैंने आपको 4 स्टेप्स डिस्पोजल के लिखवाए थे ना, दरअसल वो जर्नल एंट्री ही थी। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। ठीक है? कैसे? आप खुद ही बताएंगे मुझे जर्नल एंट्री, आप करवाएंगे मुझे जर्नल एंट्री। जी स्टेप 1 क्या था? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो डेबिट और क्रेडिट लो, तो करो भाई। क्रेडिट किसको करना है जी? एसेट अकाउंट को। लो भाई लिखा मैंने एसेट अकाउंट, हालांकि तरतीब भी कोई नहीं पहले। ठीक है? स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट है भाई? 80। क्या तो सी? स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 वी विल डेबिट द, एंड वालों ये नजर आ रहा है यहां तक? इससे नीचे जाना मैंने, यहां तक नजर आ रहा है एंड वालों? बिल्कुल क्लियर सबको? अच्छा जी, उनको नजर आता है, फिजिकल वालों को, हाइब्रिड वालों को भी पता नहीं उनका क्या सिस्टम है। हाइब्रिड वालों को भी नजर आता है और ऑनलाइन मसला आप लोगों को हो रहा है, एंड वालों को नजर आ रहा है ना? क्लियर जी। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट, कर दिया तो कर दिया एसेट क्रेडिट किया, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो है। स्टेप 2 वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of working 1 में जाके निकाला, आया 23, कर दिया डेबिट किसको? accumulated depreciation अकाउंट को। तो स्टेप्स हो गए। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश का आना डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 45 से। ठीक हो गया? स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, गेन एंड लॉस होगा। ठीक है? अब मुझे बताओ डेबिट साइड हैवियर नजर आ रही है इस वक्त करंटली या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो बैलेंसिंग है, फिर सोच लो, सोचा मत करो 45 प्लस 23 कैलकुलेटर पे करके देख लो। क्रेडिट साइड पे 80 पड़ा है, डेबिट साइड पे 60 समथिंग पड़ा है। ठीक है? तो फिर हैवियर क्रेडिट साइड है। अगर इस जर्नल एंट्री को बैलेंस करना है तो बैलेंस किस तरफ फेंकना पड़ेगा? डेबिट साइड पे। कितना? 12 का। लो 12 तो बराबर हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग। लेकिन एक मसला नजर आ रहा है,
यहां पे 12 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो रहा है। बात वही है, यहां पे क्या था, डिस्पोजल अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ डेबिट, यहां पे डायरेक्टली डेबिट लिखा हो। तो ये तो आसान काम था। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल था, लॉस ऑन डिस्पोजल है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये भी वही है, लॉस ऑन डिस्पोजल। क्लियर है? अच्छा, अब बस और क्या, और क्या इसको क्या क्या और जनरल ने क्या करना होता है? अब एक और काम वहां करना है, बस नहीं, जितनी जगह आपने छोड़ी हुई थी डिस्पोजल्स के साथ, वो सारी जगह आज खाली जगह आज आपने पुर कर लेनी है। ठीक है, आपने हर जगह 4-4 लाइनें छोड़ी हुई थी ना, बस वो 4-4 लाइनों में आप ये ऊपर वाला डेबिट क्रेडिट सिर्फ आज लिख लो ना इस सवाल के लिए, बाकी 4 लाइनें थी ना, आप सिर्फ डायरेक्ट एंट्री लिखते जाना। ठीक है, अच्छा सवाल में क्या करेंगे, देखो दोनों में एक ही काम है ना, डिस्पोजल आ गया तो सवाल में डिस्पोजल के ऊपर गेन लॉस जनरल एंट्री से निकालेंगे या लेजर बना के क्या करेंगे? लेजर से। देखें, वैसे तो सवाल की रिक्वायरमेंट को देखना है, अगर सवाल ने कह दिया गेन लॉस निकालो लेजर बनाकर, तो फिर आप जनरल एंट्री करोगे तो कख नहीं मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगर सवाल ने कहा जनरल एंट्री करके गेन लॉस निकालो और आपने लेजर बना दिया, तो फिर भी कख नहीं मिलना। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि सवाल की रिक्वायरमेंट को देखकर उसको एड्रेस करना है। अगर सवाल कह रहा है कि डिस्पोजल लेजर से निकालो तो लेजर से डिस्पोजल गेन लॉस निकाल लो, अगर सवाल जनरल एंट्री कह रहा है तो जनरल एंट्री से करना। और अगर सवाल खामोश है तो जो दिल करे, मेरा दिल वैसे इसके लिए करता है, लेकिन आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लें। ठीक है, पहली बात रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं है, कहता सिर्फ गेन लॉस निकाल दो, आपकी मर्जी है कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप चाहे जनरल एंट्री से करो, चाहे डिस्पोजल, चाहे ज़बानी कर लो, प्लस माइनस मुझे क्या। ठीक है, मैं वैसे जनरल एंट्री ज़्यादा पसंद करता हूँ, ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें हमारे वही स्टेप्स पड़े हैं। जनरल एंट्री हमारे स्टेप्स हैं, जबकि डिस्पोजल अकाउंट में तो दूसरा इंपैक्ट डालना पड़ता है। लेकिन ये चूंकि मुश्किल था ना थोड़ा सा, ये आसान था, तो मैंने इसलिए आसान को साइड पे रखा और मुश्किल इतनी दफा कर लिया हमने या वो आसान हो गया, तो फिर इसलिए अब आप इनमें से इंडिफरेंट है, जो मर्जी कर लें। ठीक है, ठीक है जी। तो पहला होमवर्क आपका क्या हो गया जी? पहला होमवर्क, जितने डिस्पोजल अकाउंट आपने बनाए थे हर एक के साथ, मुझे पता है आपने 4-4 लाइनें छोड़ी थी, वहां पे आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और जर्नल एंट्री में सिर्फ डिस्पोजल की वर्किंग आपको देखनी पड़नी है और सवाल के अंदर से कॉस्ट देखनी पड़नी है और कैश, बस। ठीक है, समझ आई तुम्हें? भाई कोई ऐसा बच्चा जो कंफ्यूज बैठा हो किसी बात पे तो अभी पूछें, ये शर्म वरम ना किया करें, एक आध दिन शर्म करते हैं, हफ्ता फिर वो शर्म नहीं गुजर जाता है, वो एक चीज अड़ी रह जाती है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें। हाँ, हैबिट वाले को एक को शर्म उतारी थोड़ी सी उसमें। भाई खामोश हो जाए जी, मैं समझा जनाब, मैं समझा। डिस्पोजल का अकाउंट 80 रुपए से, माइक अपने मुंह पे साथ ही रखो, माइक वापस क्यों किया तुमने, हाथ धोगे यार, समझ आ गया नहीं? आगे कौन बताएगा? डिस्पोजल अकाउंट 80 से डेबिट हो रहा है, ये इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है, बोलो? हाँ, एसेट अकाउंट। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 23 से, ये डिस्पोजल का अकाउंट है ना, डिस्पोजल अकाउंट का ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 23 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 45 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, कैश। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जरा ज़हन पे जोर दो, बचपन में जाओ तो एक्सपेंसेस जब भी बढ़ा करते थे तो वो डेबिट हुआ करते थे, और इनकम जब भी बढ़ती थी वो क्रेडिट होती थी। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जाए तो उसे डेबिट करते हैं, और इनकम की नेचर क्रेडिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाए तो इसे क्रेडिट करती है। ठीक है ना, अब डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट, इसका मतलब ये लॉस है। यही काम जनरल एंट्री में देख लेंगे तो जनरल एंट्री में इतना सोचना ही नहीं पड़ा, जनरल एंट्री ने खुद ही बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट। डेबिट मतलब लॉस, एक्सपेंस। क्लियर है, समझ आ गई? अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और कोई सवाल नहीं है? नहीं है, देख लो, करो फिर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क वाला। ये क्वेश्चन आपने करना है, ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। हाँ, हो जाना चाहिए, एक एडिशन एक डिस्पोजल है, क्या है, सिर्फ वर्किंग में टाइम लगना है, थोड़ा सा डिटेल करनी पड़नी है, जल्दी करें, शाबाश।
जी 2 मिनट है बाकी। बिल्कुल डिफरेंट क्यों आ रहा है? आप अपना आंसर बताएं। एक्यूमुलेट एक्शन का क्लोजिंग बताएं। एक्यूमुलेट एक्शन का क्लोजिंग बताएं। 5-3 और नहीं तो मेरा क्या आ रहा है? आपके सवाल में गलती होगी। मेरा क्या आ रहा है वैसे बाय द वे? एक्यूमुलेटेड एक्शन का क्लोजिंग में पूछ रहा हूँ। 248 जो मेरा आया, आपका क्या आ रहा है? 241705। 2417, ठीक है, तकरीबन बराबर ही। देखें, आपने चेक क्या करना है, आपने चेक ये करना है, आपने 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12 किया था, फिर आपका यहाँ पे 59 समथिंग आया होगा ना, ठीक है, तो हमने उसको तो राउंड करके 6 किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही। नहीं आ रहा ये आंसर? आप देखें ना, 80,000 को 10% करेंगे, 9/12 करेंगे, तो आपका आंसर कोई 5,000 समथिंग आएगा। एग्जैक्ट, चलो अच्छी बात है, 6,000 एग्जैक्ट। ऐसे ही 74 10, ऐसे ही 67 का 10। अब ये सारी चीज़ें आगे राउंड होती चली गई हैं, यहाँ से मैंने राउंडिंग शुरू कर दी थी। क्यों आपने 74,000 का 10% लिया, 7400 आ गया, आगे 66,600 है। आप देखो 6600 मैंने क्या किया हुआ है 67, तो आपने 66,600 लिया हुआ, तो फर्क आ गया ना। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर है, ये सही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये राउंडिंग का डिफरेंस है ना बेटा। तो डिस्पोजल में भी राउंडिंग का डिफरेंस तो आना ही है ना, रुपए टके का फर्क तो आएगा ही भाई। देखें, ये फ्रैक्शंस वगैरह सही लग रहे हैं तो राउंडिंग का डिफरेंस इज नॉट अ मिस्टेक। ओके, हाँ जी, हो गया सवाल? कितने बच्चों ने कर लिया? नहीं, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था आपको। जो मर्जी कर ले, मैंने एक्सचेंज की बात करके ही भेजनी है। ये मिटा लूंगा आप जरा, ये नहीं मिटाऊं? चलें, पता तो लग गया क्या क्या करना है। ये मिटा देता हूँ, मैंने सॉल्व भी तो करना है, फिर आप चेक कर लीजिए। नहीं, तुमने सारा मिटा देना भाई, मैंने वक्त बचाना है, एफर्ट बतानी है। तुमने मिटाया तो वक्त बदल दोगे, जज्बात बदल दोगे एकदम से। जनरल एंटी डिस्पोजल करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक। चलें जी, बस करें। अब कितने बच्चे कर चुके? क्या तकरीबन 20-22 लेक्चर बने? नहीं, टोटल अभी 3-4 दिन बाद हम रिवैल्यूएशन शुरू कर देंगे, तो वो सीख के फिर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना सीखेंगे, तो उस पर हम चलते रहेंगे कुछ दिन, और भी छोटी मोटी चीज़ें।
ये मिला जुला के 30 अराउंड 30-35 नंबर का आ ही जाता है। इसका अपना सवाल 15 से 20 नंबर का प्योर अपना सवाल आता है तकरीबन। हाँ जी, उसके बाद हर टॉपिक में टेस्ट हो रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगता है हमारे फेयर 1 में। उसके बाद किसी भी टॉपिक में इतना टाइम नहीं लगता, 20-22-23 लेक्चर लग जाते हैं इस पर। जी आइए 16 में ये फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन ना, दरअसल ये मैंने अभी नाम नहीं बताया हुआ आपको, ये है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड IAS 16 हम वो पढ़ रहे हैं जी, चैप्टर नंबर। अच्छा जी, बस अब जो होना था हो गया बस। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 14। ये होमवर्क क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ अब मैं, नाम इसका कोई नहीं है, ये भी अभी पिछला लेक्चर ही चल रहा है। होमवर्क क्वेश्चन 1, ठीक है जी। यकम जनवरी 2014 पर बस कर लें। यकम जनवरी 2014 पर एसेट अकाउंट का ब्रॉड डाउन, अच्छा ये वाला अगला शुरू कर दिया, सॉरी नहीं ये तो होमवर्क है भाई, ये सवाल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं। होमवर्क क्वेश्चन 1 जी, ब्रॉड डाउन 400 है और यकम जनवरी 12 पर 12 ही है ना, 14 सॉरी, ब्रॉड डाउन 150,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे लेके जाए जरा। एडिशन ऑफ 30 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 14। यकम मार्च 14 पे एडिशन हुआ, एंट्री बोले ऐसे डेबिट कितने से 30 से, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 1/3/2014। नेक्स्ट, एन एसेट विच वॉज परचेज्ड ऑन यकम मई 2011, ये उसकी डेट ऑफ परचेज है क्योंकि हम तो 14 में खड़े हैं, ठीक है। कॉस्टिंग 90, उस वक्त उसकी कॉस्ट 90 थी। वॉज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 सितंबर 14 फॉर 12 ओनली, ठीक है। 90 का हमने खरीदा था किस दिन, बोलो 1 मार्च 2014 का हमने एसेट खरीदा था, खरीदा था, अच्छा सॉरी ये ऊपर वाली डेट है ये बस जी, यकम मई 2011। तो आपने देख के बताना है ना भाई, देखो यहाँ से बोर्ड नजर नहीं आता, ये तकरीबन यहाँ से जाके नजर आता है, तो जो बता दोगे मैं लिख दूंगा। किधर गया ये, यकम मई 2011, 90 की कॉस्ट हो गई। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या सवाल में 20% है, तो 90 इंटू 20%, लेकिन यकम मई 11 से 31 दिसंबर 11 तक 8/12 जी, 12 एग्जैक्ट 12 आया था जी। नेक्स्ट ये 78, घर पे सवाल करने शुरू करो, हाँ जी, डरा रहे हो मुझे तुम जी। 78 इंटू 20%, क्या आंसर आया। अच्छा मैं एक दफ़ा ना अब डेसिमल में करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जो बच्चे 1000 में ना करने के आदि हैं, 1000 में मतलब इस तरह से नहीं करते सवाल, तो पूरी फिगर लिख रहे हैं तो उनका आंसर भी मैच कर जाए, ठीक है ना। मैंने वैसे ही कन्फ्यूजन हो रही है कि नहीं जी ये तो कोई बात ना हुई, तो बताएं जी एग्जैक्ट फिगर क्या आ रही है। 15.6, ठीक हो गया जी। बुक वैल्यू बताएं 60। अब मुझे ये वाली कैलकुलेशन बताएं ना सब, आप कहेंगे सर जब हम ऐसे करते हैं आप वैसे करते हैं, हम वैसे करते हैं आप वैसे करते हैं, ठीक है ना भाई, दोनों तरफ पता लगना चाहिए जी। 62.4, डेप्रीसिएशन 62 आपको पता लग जाएगा। अच्छा हमने राउंड किया तो ये है, राउंड ना किया तो ये आंसर है, मतलब राउंडिंग की वजह से इतना कोई डिफरेंस आ जाता है, तो अच्छा है ना, दोनों तरह देख लें। 62.4 इंटू 20% आंसर 12.48, ओके एग्जैक्ट मैं तो लिखता जा रहा हूँ, कोई राउंडिंग नहीं कर रहा जी। ये 31 दिसंबर 11 था, ये 31 दिसंबर 12 आया था, ये हम 31 दिसंबर 13 पे पहुंच चुके हैं, कितना जी। अच्छा अब इधर देखो, ये 31 दिसंबर 13 है, जिसका दूसरा मतलब यकम जनवरी 14 भी है, क्योंकि हमारा ये साल है और इस साल में इसने बिकना है, इसलिए मैंने ये डेट लिख दी, ठीक है। उसके बाद किस दिन बिक गया, वाज दिस वाज ऑन 30 सितंबर 14, 30 सितंबर 2000, तो 30/9/14, 49.92 इंटू 20% इंटू 9/12 भाई साहब, ये 30/9 पे एसिड बिक गया, इस साल में 9 महीने इस्तेमाल हुआ है जी। तो बताइए आंसर 7.488, ठीक है जी। आंसर 42 करें कैलकुलेटर पे ही करें 432। अब जिन्होंने मुकम्मल सवाल किया हुआ 1000 में नहीं किया, उनका आंसर आया 42,432, ठीक है जी। तो 90 माइनस 42.432 करें तो 47.56,
568, ये एक्यूमुलेटेड एडिशन आ गई। अब डिस्पोजल को कर लेते हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अच्छा, भूल गया जी, 14 ही है ना। ओके, नेक्स्ट वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड एडिशन अकाउंट विद 47.568, वर्किंग नंबर 1। ठीक है जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश है जी 12,000 जो रिसीव हुआ। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 12 से, प्रॉफिट एंड लॉस फिर इधर ही आ रहा है, लॉस ही है जी। 432। अब जिन्होंने राउंडिंग की हुई है उनका 30 आंसर आया होगा, जिन्होंने नहीं की हुई उनका 30.432 आ गया। दोनों ही सही हैं। ये बस बता भाई, ये सिर्फ आपका खौफ निकालना चाह रहा हूँ राउंडिंग का, क्योंकि एंड तक जाते थे फिर बच्चे पूछते सर राउंडिंग नंबर तो नहीं कटेंगे। भाई नहीं कटेंगे यार नंबर, कैलकुलेशन जी। ये देखिए, यही तो मैं सारी रात हीर रंजन साता रात तुम्हारे से ने पूछा था सुबह उठ के, थोड़ी सी मुड़ा हीर। अच्छा जी, डेब्ट्स एंड एक्सपेंस रह गया। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करना है ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल कैसे निकलेगी भाई? 400 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल है, 150 ओपनिंग कमिशन ऑफ ऑल है, यहाँ से आ जाएगी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, माइनस कर देंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। कितने जी? हाँ, डेट लिखने की वजह से गलती से बच गए, 49.92। सब पे 20% लगाओ, आंसर बताओ। 16। 3 से आगे नहीं आना, क्योंकि 1000 में चल रहे हैं तो यही तीन ही गायब किए थे ना। तो जिन बच्चों ने मुकम्मल फिगर लिखी होगी तो वो भी अगर कोई पॉइंट आया होगा तो राउंड तो कर ही गए होंगे ना। तो 3 डेसिमल से आगे तो फिर भी नहीं जा रहा हूँ। ओके जी। उसके बाद एडिशन है, एक अदद 30 इंटू 20% इंटू 10/12 5000 है बेटा। 30 इंटू, बेटा कैलकुलेटर पे करें ना, 30 इंटू, हाँ बड़ी मेहरबानी, वेरी मेहरबानी। एक मिनट कैलकुलेटर निकाल लें। मुझे नहीं पता, मैं खुद करूंगा वरना भाई सब करें एक दफा। 30 इंटू 20% इंटू 10/12 एग्जैक्ट 5। ओके, डिस्पोजल के लिए तो भाई हम वर्किंग 1 का सहारा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 7.488। बातें जो कर रहे हैं ना, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, फजूल लोग हैं वो, ये वो उधर जी। बाहर से आवाज ही आनी है बेटा, बाहर ही जाना है फिर आवाज के पीछे तुम लोगों ने कल से जी। 52. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड एडिशन क्रेडिट 52.504, वर्किंग नंबर 2। क्लोजिंग बताओ भाई। 340। क्लोजिंग बताओ भाई, क्लोजिंग कितना है? 150। इसका टोटल बताओ आप। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है ये, पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ। राउंड जिन्होंने किया होगा उनका क्लोजिंग आएगा शायद 155, बट ठीक है, दोनों सही है। अच्छा इधर देखें आप, इधर देखें क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क लिखें साथ इसके। इससे अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बस गेम ये है कि ईयर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वाला है, तो बड़े ध्यान से मंथ्स गिनने हैं, ध्यान से चलना है, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम ही है। 2 डिस्पोजल हैं, बस 2 डिस्पोजल है तो 2 डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे, 2 दफ़ा ये डिटेल वर्किंग करनी पड़ेगी। और मजे की बात 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वाला साल भी है, तो बड़े मजे का सवाल है, सुभान अल्लाह। नंबर 3 भी होमवर्क में लिखें, नंबर 4 भी होमवर्क में लिखें, और 5 भी। मैंने पूछा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आज वाला हैंडआउट ओपन करें। जी, मैंने 1 करवाया, 2, 3, 4, 5 होमवर्क में कल वाले हैंडआउट से। ओके, हर सवाल के साथ आप लिख लें 10 मिनट एलोकेटेड टाइम है। आपने 10 मिनट में सवाल आज किए हैं खुद, घर पे बस टेक लगा लेते हो, साथ मैसेज भी एक एक करते हुए, ट्रांजैक्शन करने के बाद टाइम ज्यादा लगता है। मोबाइल को साइड पे रखो, बातें मत करो भाई, बातें नहीं करें, लड़कियां भी बातें ना करें। क्या हो गया है? आपकी क्लास में जब कहा जाता है बातें ना करें तो आपने भी नहीं करनी होती बातें। आप लोग मोबाइल साइड पे रख दे, आपका एक सवाल 10 मिनट में हो जाएगा, जैसे क्लास में हो गया। तो हर सवाल के साथ लिख ले। मैंने मार्क्स 8 लगाए हुए हैं, 8 इंटू 1.8 करके ज्यादा टाइम बनेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 12-13 मिनट बनते हैं, वो नहीं लगाने, 10 मिनट में करना है आपने सवाल, 10 मिनट फी सवाल आपने रखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है जी। क्लास वर्क क्वेश्चन 1 पहले हमने किया, फिर 18 का
होमवर्क क्वेश्चन 1 किया और फिर 18 का होमवर्क क्वेश्चन एक और भी सवाल किया था एडिशनल, पता नहीं वो कौन सा था। चले ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं जी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे, लेकिन उससे पहले आज वाला हैंडआउट ओपन करके पहले 2 सवालों पे भी होमवर्क लिख लें। अब ये ना कहना ये ज्यादा है, सुने, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है जो आपको भी सिखाने लगा हूं। ये हर सवाल के ऊपर आपका 1 से 2 मिनट लगेगा, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री करनी क्या, जरा देखो इधर, ये मैंने कुछ डाटा बनाया था पिछली क्लास में। बेटा बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें प्लीज भाई, भाई बातें ना करें, मैं कह रहा हूं यार, अजीब गैरतमंद इंसान है आप। सारे एरोप्लेन इकट्ठे हुए हैं। ओके, ये जी आप लोगों के पास पुरानी कार है और ये आप नई कार लेने गए। आपने दुकानदार से कहा मुझे तुम्हारी ये नई कार चाहिए, कितने की मिलेगी? उसने कहा 200 रुपए की। आपने कहा मेरे पास गैराज सिर्फ एक कार खड़ी करने का है, मैं अपनी पुरानी कार आपको देकर नई कार बदले पे लूंगा। उसने कार को ऐसे करीब से देखा, ऐसे करके इधर से देखा, उधर से देखा, उधर देख के कहा मेरे हिसाब से इस कार की कीमत कितनी है? 30 रुपए। तो ये ट्रेड इन अलाउंस है, कल इसका उर्दू तर्जुमा लिखवाऊंगा। जाहिर सी बात है आज एंड में बात कर रहा हूं तो कल तो करनी है। ये तो सिर्फ आती है कि आपके कोड में बॉल चली जाए, आप सोचना शुरू कर दें, ज्यादा अच्छा सोच के आए, मुझसे ज्यादा सवाल करें, मुझे ज्यादा तंग करें अगले दिन, ये तो इसलिए मैं करता हूं बात, ठीक है। तो ट्रेड इन अलाउंस कैसे कहते हैं जी? हमारे पुराने एसेट की कीमत जो दुकानदार ने लगाई उसे कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस। ठीक हो गया। फिर हमने कहा अच्छा हमने ये कार खरीदी थी 80 रुपए की और आज तक ये डेप्रिशिएट हो चुकी है 35 रुपए। ठीक है, अब नई कार की तरफ गए तो नई कार गायब हो गई। कहां गई मेरी नई कार? ये नहीं, ये अच्छा जी सुने, आप सुने प्लीज प्लीज। हमने कहा दुकानदार से अच्छा पुरानी कार भी रखोगे तो 200 रुपए भी लोगे? उसने कहा नहीं नहीं, तुम ऐसे करना 170 रुपए दे देना। जाहिर सी बात है उसने 200 वाली चीज 170 में क्यों दिया? क्योंकि उसने हमारी पुरानी कार की कीमत 30 लगा के वो रख ली है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं सिर्फ आपने जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। लेकिन ये एक्सचेंज वाला डिस्पोजल है, मैंने क्या बोला? यानी ये भी डिस्पोजल है। पुराने वाली गाड़ी तो बिक ही रही है ना, पुराने वाली गाड़ी गई नई आ गई, ठीक है। तो ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन बन रही है, इसमें एक नई कार आ रही है, पुरानी जा रही है, तो पुरानी का जाना तो डिस्पोजल है ना, तो इसकी जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री सिखा के आया हूं, 4 स्टेप्स थे उसमें, ये भी वही 4 स्टेप्स होंगे। एक एडिशनल स्टेप ऐड करना है, एक स्टेप को थोड़ा सा चेंज करना है। आप खुद बताओगे। पुरानी गाड़ी जा रही है तो स्टेप 1 क्या करेंगे? पुरानी गाड़ी के लिए पुरानी गाड़ी का एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड की कॉस्ट से। ओल्ड की कॉस्ट कितनी है भाई? 80 भाई, 30 80, वो ओल्ड की कार, ऊपर ओल्ड नजर ही ना आ रही इस वक्त आपको, ये ओल्ड की कॉस्ट, ठीक है 80। ठीक है, अच्छा ओल्ड की कॉस्ट 80 आ गई और ये इस तरह से आपको नजर आता रहेगा वो ओल्ड है ये न्यू है। अब ओल्ड की एक्यूमुलेशन को एसेट अकाउंट में क्या कर दोगे? वही पुराने स्टेप्स हैं। स्टेप 1 एसेट अकाउंट क्रेडिट करोगे पुराने एसेट की कॉस्ट से, और इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दोगे, वो भी मैंने निकाल कर दे दिया, सवाल में निकालने की जरूरत ही नहीं है, 35। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, लेकिन आज कैश पे हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था स्टेप 3 में लिखो रिकॉर्ड कैश। ये नहीं कहा था कि रिकॉर्ड कैश रिसीट या डेबिट करो कैश अकाउंट, जनरल लिखवा दिया था। तो स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश आया है कि गया है? तो बस ये स्टेप 3 जो था इसने थोड़ा सा अपना रुख बदल लिया, आज ये क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? 170 से। अब स्टेप 4 था प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर निकल आता है, लेकिन एक एडिशनल स्टेप आज ऐड हो रहा है। आपने खुद देखा है पुरानी कार का जाना रिकॉर्ड किया तो नई कार का आना भी तो इसी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होना है। तो एडिशनल स्टेप क्या है? नया स्टेप क्या है? एसेट अकाउंट में न्यू एसेट की कॉस्ट जो है वो डेबिट होगी। ठीक है, कितनी? 200। अब बाकी वही है जी, बाकी वही पुराना है। अब देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करके देखो कौन सी साइड हैवियर लग रही है आपको? क्रेडिट साइड हैवियर लग रही है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर कहां आ जाएगी? और वो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कितना भाई? 15। ठीक है, तो इधर देखो, इधर देखो, वही ये देखना जरा, मैं आपको पहले वही एंट्रीज करके दे रहा हूं। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट, पुराना डिस्पोजल वाला। स्टेप 2 वी विल डेबिट द, जाहिर है पुराने की एक्यूमुलेशन होनी है, नई की तो होनी नहीं है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 4 नया ऐड हुआ, आज ये नया स्टेप आया है। क्या है नया स्टेप? वी विल डेबिट द, ये तो कलर ही वही हो गया यार। जी 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 जी, ये क्या? 1 मिनट यार, क्या एसेट अकाउंट को कोई मैंने लिखने नहीं है स्टेप्स, ये लिखने नहीं है, बस एक बार स्टेप्स लिख लिए, उन्हीं को यूज किए जाना है हमने, बार बार लिखना नहीं है। डेबिट करेंगे एसेट अकाउंट को नए एसेट की कॉस्ट से डेबिट करें, लिखना नहीं है, बस वही उन्हीं को रीअरेंज करना है। आगे हम बुक वैल्यू एसेट अकाउंट बनाएंगे, उसी को रीअरेंज करेंगे, दोबारा लिखने नहीं है स्टेप्स। ओके,
और ये हमारा पुराना स्टेप ही आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी। ठीक है, तो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री आपने देखी थी, वहां पे फर्क क्या आया, सिर्फ ये देखो फर्क आया, एक तो कैश चेंज हो गया और दूसरा फर्क आया एसेट अकाउंट में नए की कॉस्ट ऐड हुई, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री है, ये आपका सवाल है, ये यूज नहीं होगा जी, ये जर्नल एंट्री में यूज नहीं होगा। कहां यूज होगा कल बताऊंगा, ये कल बताऊंगा कहां यूज होगा, अभी तो यूज नहीं हुआ, ये कहीं भी यूज नहीं हुआ। ये जर्नल एंट्री में इसकी कोई जगह ही नहीं है, कोई था ही नहीं है, कोई जया ही नहीं है जी। अच्छा, अब इसी तरह से ये दो सवालों के अंदर सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री इसकी कासिम वाले सवाल की और उससे अगले सवाल की, तीसरा नहीं करना, वो मैं खुद करवाऊंगा कल आपको दोबारा रिवीजन करके। ठीक है, तो इसकी अगर किसी ने पिक्चर अभी भी लेनी हो तो ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज।